कदम छोटे भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ते रहे मंजिल नजदीक आती है। खाक हो जाते हैं वो जो अपने हालातों को मानते हैं किस्मत, अपनी हौसले बुलंद हो तो किस्मत बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, A2P TKD न्यूज के नींव के पत्थर के इस सेगमेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही नायाब हीरा हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का, जिसने न सिर्फ अपनी हिम्मत, अपने आत्मविश्वास के बल पर वो मुकाम हासिल किया जिसको पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है। सुदूर मणिपुर से और दिल्ली तक का सफर, दिल्ली से बेंगलोर साई तक का सफर तय करने वाली हिजाम थोई पीनो चानू, जिन्हें मैं आप सबके लिए आज मैडम चानू के नाम से ही बुलाऊंगा। मैडम चानू के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। 1985 में उनका बर्थ हुआ और अभी उनका ताइक्वांडो का सफर कैसे कैसे रहा वो आपके सामने खुद बताएंगी। लेकिन वाकई में जितनी जानकारी उनसे बात करने के बाद हमें मिली, वाकई में उनको सैल्यूट है। जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने ताइक्वांडो करी और इंटरनेशनल तक उन्होंने मेडल जीता, वाकई में ऐसे हीरे को संभाल कर रखने की जरूरत है। तो आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं मैडम चानू के पास। मैम चानू, आपका बहुत बहुत स्वागत है A2P TKD न्यूज के इस सेगमेंट नींव के पत्थर में। और मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ताइक्वांडो कब और कैसे सीखने का मन बनाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं जब छोटे थी तब मणिपुर में 1999 में ताइक्वांडो का नेशनल गेम्स हुआ था। उसमें से मैं नेशनल गेम देखने गई थी। तब ताइक्वांडो बहुत मतलब देखने से मुझे मन लगा था। ये गेम तो मुझे भी पसंद हो रही थी। और वैसे भी उस टाइम पे नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो का जो गेम है उसी में से बहुत सारा मेडल लाया था, तो बहुत फेमस हुआ थी मणिपुर में। तब से मैं भी मन में लग गया था, मैं भी खेलने से मैं भी फेमस हो जाऊंगी, तो मैं भी सीखना से सही रहेगा, करके मैं ऐसे ही मन लग गया था। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? आपने फेमस होने के लिए सीखना शुरू किया? उस समय मेरा उम्र है 14 इयर्स हो गई थी। ओके, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे मैं वो जो ताइक्वांडो है वो मैं कहाँ खेलना क्या करना मुझे जगह भी नहीं पता था। जब एक मेरा गांव का एक भाई थी, वो खेलने जा रहे थे ताइक्वांडो, तब मैंने उसको पूछा था आप लोग कहाँ खेलते हैं, कहाँ कौन से स्कूल में खेलते हैं, मुझे भी ले चलो ऐसे बोला। तो उसने ठीक है करके लेके चला गया और मैं उसी को सभी को देख के फिर और इंटरेस्ट हो गया मैं खेलने के लिए। वही मुझे बहुत अच्छा लग गया, इसके वजह से कंटिन्यू मैं शुरू कर दिया था। मैम, जिन दिनों माँ बाप को बच्चों के पढ़ाई और उनकी एक सरकारी नौकरी की चिंता रहती थी, स्पोर्ट्स का कोई बहुत ज्यादा ऐसा स्कोप दिखाई नहीं देता था, ऐसे में ताइक्वांडो जैसे खेल को लोग कैसे देखते थे? ये याद करके मुझे बहुत वो हुआ है सर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी एकदम साथ नहीं दे रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे पहले लोग सोचते थे पढ़ाई करने से ही सरकारी जॉब जो भी है मिलेगा, ये सोचती थी। और जो गेम करने से लड़की भी है और गेम करने से क्या नौकरी भी नहीं मिलेगा और क्या करेगा, ऐसे टाइम बर्बाद हो जाएगा, ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सब बता के और सपोर्ट नहीं देती घर से। और जो गांव वाला भी तो ऐसे लड़की ये सब गेम कौन सा लड़का वाला गेम खेल के क्या करेगा वो करेगा, वैसे प्रॉब्लम तो आई थी शुरू
शुरुआत में, फिर भी मैंने बता दिया था मेरा पसंद का है, मेरा पसंद में कोई नहीं आएगा, मैं वही काम करूँगी करके मैंने ही जिद करके मैं कंटिन्यू किया था। तो परिवार का सपोर्ट कैसे मिला? परिवार का सपोर्ट जो है, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो स्टेट लेवल आई थी खेली थी, तब मेरा गोल लिया था मैंने फर्स्ट टाइम से। तो मम्मी भाई कोई नहीं आया था मुझे स्टेडियम से लेने के लिए, कुमनाबाग स्टेडियम से लेने के लिए नहीं आया था, सिर्फ मम्मी आई थी। मम्मी आके मुझे दोनों मैं लेके गई थी। मम्मी रात को 1 बजे ऐसे हो गया था, हम वापस टूर्नामेंट खत्म होके आई थी, तब ऐसे करके उसी टाइम से मम्मी और परिवार से सपोर्ट शुरू करने लगा, क्योंकि मेडल लिया। तो फिर उसके बाद मैं फिर नेशनल बेंगलोर में चला गया था। तब पैसे का तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे जाने के लिए, परिवार से पैसे वैसे गरीब था हम बहुत, इसलिए परिवार से सपोर्ट ही दिया था, मतलब पैसे के बारे में तो बहुत वो थी, प्रॉब्लम हुआ था। वैसे ही मेडल लेते लेते फिर सपोर्ट करने लगा परिवार से। जब वो हमारा जो वेल एग्जाम होता है सर, तब घर में हमारा पापा जो है सर वो किसान है, फार्मर है, तो पैसे के बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं खेली जो बेल के एग्जाम के लिए मैंने घर में बताया, तो पापा जी बोली थी अब तो तुम आगे ही भरने शुरू किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो खाने का साल का जो खाने का जो धान है उसको बिक्री कर लेते हैं, फिर आप एग्जाम कर ले। तो ऐसे बताया, तो पापा ने पूरा साल का जो खाने का जो है वो धान जो है वो बिक्री करके मुझे फाजान जो वेल एग्जाम के लिए दिया था। फिर मैं एग्जाम दिया, फिर पास हो गई। उसके बाद फिर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए जो कैश प्राइज बेंगलोर में 2000 में आई थी, उसी में मैं फिर आ गई थी खेलने के लिए, पैसे वो करके फिर उसी में मैं गोल्ड लिया, तो फिर उसी में से पैसे भी लिया। फिर इसके बाद फिर मैंने जो पैसे मिला उसमें से स्कूल जो हमारा स्कूल है कैसामथोंग है, उसमें मैंने मेरा खेलने का किट जो खरीदने के लिए मैंने डोनेट की थी, 3000 डोनेट की थी, मेरा 2000 रखी थी साइकिल खरीदने के लिए। फिर जो बेंगलोर सॉर्टन साई है उसी में मुझे कोचिंग के लिए बुला दिया। इसके बाद फिर मैं फर्स्ट 2001 में मैं एशियन जूनियर फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप में चाइनीज ताइपे में। इसके बाद तो फिर पैसे की ही प्रॉब्लम से मैं 2002 में सीआरपी जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसी में मैं ज्वाइन कर दिया, बहुत कम उम्र में। 12 पास करते ही मैं सीआरपी में ही ज्वाइन कर दिया। वो भी खेलने की ही किया था, क्योंकि घर में रहेगा तो पैसे के बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा डाइट से लेके कि जो इक्विपमेंट से लेके सब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सर, इसलिए मैंने खास करके सीआरपी में ही ज्वाइन किया था सर। तो उसके बाद फिर तनख्वाह मिलेगा तो मैं उसी में डाइट दे सकते और अच्छा खेल सकते करके मैं वही सोच के बहुत कम उम्र में ही ज्वाइन कर दिया था फोर्स में, सीआरपीएफ में आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पहली बार कैश प्राइज जीता और उस कैश प्राइज में से 3000 रुपीज अपने उस स्कूल को डोनेट कर दिए बच्चों की किट के लिए, इक्विपमेंट लेके आने के लिए, जहां पर चानू जी ताइक्वांडो सीखती थी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हमेशा किट का अभाव रहता था, तो आगे दूसरे बच्चों के लिए किट का अभाव ना रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए 3000 रुपीज आउट ऑफ 5000 5000 का कैश प्राइज जीता, उसमें से 3000 जो है स्कूल को डोनेट कर दिए। तो मैम आप कंपटीशन की तैयारी कैसे करते थे? मेरा कंपटीशन की तैयारी में ऐसे करती थी सर, जो मेरा घर से जो स्कूल जो है उसी तक 5 किलोमीटर अप डाउन, मतलब 10 किलोमीटर होता है, उसी को मैं मेरा पास साइकिल जो सुविधा नहीं था, इसलिए मैं रनिंग करके ही जाती थी उसमें से, और स्टेमिना भी बन जाएगा ऐसे सोच के रनिंग करके जाती थी। और सर लोग जो हमारा जो कोच लोग है वो आने से पहले मैं पूरा वो तैयारी करके रखती थी, पूरा साफ सफाई से लेके सब कुछ एकदम रेडी, सर आते ही स्टार्ट होने के उसी में रखती थी। और जो मेरा प्रैक्टिस थी वो सर वो हमारा किट थोड़ा कम थी इस टाइम पे, किकिंग मारने के लिए बेट जो है वो कम है, इसलिए हम क्या करते जो एक चेस्ट गार्ड को ऐसे दोनों करके ऐसे भी मारते थे, एक बेट थी उसी में भी मारती थी। और जो घर में वापस आने के बाद
में जो चंपल होते थे, पतला सा चंपल, ऐसे बत्ता चंपल बोलते हैं, उसी को मैं भाई को परकवाती थी और रात को मैं उसी में भी किकिंग करती थी, फेस किकिंग ऐसे वो किकिंग करती थी। इसके बाद फिर डाइट तो कम था, इसलिए मैं क्या करती थी, जो हमारा सुनीता देवी जो हमारा कोर्स है, उसने संडे को भी मुझे रेस्ट नहीं करने देता था, उसका घर पे संडे को भी बुलाती थी और एक्स्ट्रा किकिंग जो बैक किक हो गया, अच्छे चिगी हो गया, मतलब वो थोड़ा सा नॉकआउट वाला जो किक है वो मुझे एक्स्ट्रा सिखाती थी संडे को भी। और जो मैं प्रैक्टिस टाइम पे जो कंपटीशन नज़दीक हो गए तो मैं और एक्स्ट्रा करती थी, मैं जो भी फाइटिंग करती थी वो जेंट्स के साथ ही करती थी, जो भी रनिंग करता था तो जेंट्स के साथ ही करती, क्योंकि मैं ये सोचती थी जेंट्स को मैं हरा दिया तो आराम से जो हमारा जो लेडीज़ है वो आराम से हम हरा सकते, करके ये सोच के मैं कंपटीशन की तैयारी ऐसे करती थी। आपकी पहली प्रतियोगिता कौन सी थी, उसका रिजल्ट क्या रहा? मेरा पहला प्रतियोगिता था, मैं पहले तो मैं स्टेट में पार्टिसिपेट की थी, तब मैं गोल्ड लिया था। इसके बाद फिर मैं 2000 में बेंगलोर में जूनियर चैम्पियनशिप आई थी, उसी में भी मैं ब्रोंज लिया। इसके बाद फिर 2000 में ही कैश प्राइज आया था, उसमें गोल्ड लिया था। उसके बाद फिर मैं बेंगलोर का साउथर्न साइड में मुझे कोचिंग के लिए, इंटरनेशनल कोचिंग के लिए बुलाया था। तो उसी के बाद तो फिर मैं चाइनीज ताइपे में 2001 में चाइनीज ताइपे में हम फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। उसमें से हमारा 6 महिला था, कुपाली बोसे, शांति बला और मेरी और प्रियंका, और प्रियंका हरियाणा से था, और प्रियंका और मेरी हम लोग 6 लोग थी। उसी में से कुरपाली भोसले और कटिना वो दोनों मेडल, ब्रोंज मेडल लिया था। और जेंट्स में सुरेंद्र भंडारी उत्तराखंड से थी, वो भी सिल्वर ली थी उसने फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप में। इसके बाद फिर नेशनल गेम्स आए थी, मैं उसी टाइम तो मैं सीआरपी में ज्वाइन हो गया था, तो उसी टाइम पे मैं गोल्ड लिया था। उसके बाद तो 2006 तक मैं गोल्ड लिया था, और 2004 में एशियन ओलंपिक गेम्स में भी मैं वो उसके क्वालिफाई राउंड के लिए मैं पार्टिसिपेट की थी। और 2004 में जो 16 एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था साउथ कोरिया में। मैम चानू, सुनीता मैम तो अनडाउटेडली कि आपकी ताइक्वांडो की यात्रा के वो एक सपोर्टर हैं जिन्होंने आपको ताइक्वांडो की ABCD सिखाई। सुनीता देवी के अलावा और वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी जो ताइक्वांडो यात्रा है उसमें अपना सहयोग किया एक कोच के तौर पर? जो मेरा कोच थी वो सुनीता मैडम, ज़्यादा मुझे मेरा कोच थी सुनीता मैडम से, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर है वो, और स्टेट मणिपुर स्टेट का भी जो साउथर्न मणिपुर स्टेट का जो साई है उसमें भी कुमलम्पाक में भी वो लेडीज़ का कोच है। तो मैं सुबह पैसामथोंग जो है 5 किलोमीटर उसमें रनिंग करके जाके फिर मैं वापस फिर 5 किलोमीटर करके अप डाउन में 10 किलोमीटर करती थी। शाम को कुमलम्पाक जो है मेरा घर से थोड़ा नज़दीक है, वो 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर जैसे नज़दीक है, उसी में मैं शाम को सुनीता मैडम के पास जाती थी। और एक्स्ट्रा मुझे सुनीता मैडम मुझे उसका घर पे बुला के संडे को भी ऐसे ऐसे करके मुझे टेक्निक, दूसरा अलग टेक्निक जो भी उसका पास में जो भी टैलेंट है उसी को मैं मुझे सिखाती थी संडे को भी, ऐसे करके मैं प्रैक्टिस का तैयारी करती थी। 16 वर्ष बाद आज ताइक्वांडो को देखकर आपको कैसा लगता है? 16 साल के बाद जो आज आप लोग के थ्रू से जो अभी आप लोग ने जो हमको ऐसे इंटरव्यू करके जो किया, तो मैं बहुत खुश हुआ था, खुश लग रही मुझे मन पे, क्योंकि जो अभी नया जो प्लेयर जो आ रहा है उसको भी हम लोग के बारे में पता होना बिल्कुल जरूरी है, उन लोग को भी हम लोग कैसे किया, वो क्या किया, और उसी को आप लोग के बताने से बड़ी शुक्रिया आप लोग का, बहुत खुश हुआ था। लेकिन 16 हमारे टाइम पे थोड़ा सा गेम का वो ये अलग थी, और अभी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, क्योंकि हमारे टाइम में फैसिलिटी कम था, और अभी का तो किट से मतलब फैसिलिटी अच्छा है, तो अभी का थोड़ा डिफरेंस है हमारा उसमें, हमारे टाइम से अभी का वही इतना तक मेरा इतना साल
सालों की बात मुझे देखे, मुझे वो लगती थी अभी भी बसना बोलते हैं क्या, उसको याद आती थी। जो पहले हम जो लोग खेलता उसको याद आती थी। मैं भी आज की टाइम पे मैं भी होता तो मैं इतना जो मेरा सपना जो मिला नहीं था उसी को मैं सोचती थी आज भी होता तो मैं ओलंपिक के मेडल के लिए बहुत मैं टारगेट किया था, मिला नहीं था मुझे। सिर्फ एशियन का वो मेडल लेके मेरा जो फिनिशिंग किया था उसी को बहुत याद आती थी। आज तक होता तो मैं ओलंपियन मेडल तो ले सकूंगा ऐसे कोशिश करता था, ऐसे सोचती थी आज। और एक तरफ में तो दुख भी लगता था, एक तरफ में जो अभी का यंग जो प्लेयर लोग को बहुत इम्प्रेस करने की भी मन करती थी। हम लोग ऐसे किया है, आप लोग भी मेहनत करके जो मेरा सपना जो है आप लोग पूरा करो, ये मैसेज देना चाहते थे वो आजकल का जो प्लेयर। जी बिल्कुल, आपका मैसेज उन तक जरूर पहुंचेगा। और जितने भी हमारे प्लेयर देख रहे हैं इसको, और जो हमारे आने वाले कल के हमारे भविष्य के जो खिलाड़ी हैं, जब वो आपकी इन भावनाओं को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो उनसे इंस्पायर होंगे और आपसे उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैडम, आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिला या कोई सपोर्ट मिला? वैसे स्टेट गवर्नमेंट से बोलेगा या इंडियन गवर्नमेंट से बोलेगा वो मुझे इतना उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके जो स्कॉलरशिप आता है, जो स्पोर्ट्स में जो गोल जो भी मेडल लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप, एक वो स्कॉलरशिप आता है उसमें ऐसे इंटरनेशनल का होता है 10,000, ये नेशनल का होता तो 3,000 जो ऐसे आता है, वो तो मिला था मुझे 2007 में मिला था ऐसे। बाकी तो मैं जल्दी फोर्स में ज्वाइन हो गया तो स्टेट का तरफ से मेरी तरफ में इतना ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपना फोर्स लोग ही ध्यान देते थे मेरी उसमें, स्टेट की तरफ से इतना ध्यान नहीं देते थे हमको। ठीक। तो एक चैंपियन के तौर पे दोस्त, रिश्तेदार और आपके क्लब में आपको मतलब कैसे देखते थे, आपको कैसा फील होता था उस समय पे? एक चैंपियन के तौर पे मैं एकदम मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंडिया का पहली बार मेडल है, आपका हिस्ट्री में नाम है, सब पता चलने के बाद तो जो मैं पहले जो मैं खेलती थी उसी टाइम पे जो सपोर्ट नहीं जो करती थी वो लोग भी ऐसे मुझे मेरा ऊपर में सपोर्ट करने और लग गया था। और मैं आती तो वो ऐसे माला करके गाड़ी में ऐसे लेके ऐसे घुमाता तो मैं और खुश हो जाती थी। मैं मन में सोचती थी इंडिया के लिए तो इतना तो किया, लेकिन जो मेरा टारगेट नहीं मिला करके थोड़ा सा वो था, लेकिन फिर भी इतना गांव से जो पहले हमको मना किया था वो सभी सपोर्ट करने लगा था। आप मेरे जैसे आप लोग को भी, मेरे जैसे मेरे बेटे को भी, उसका जो बेटी लोग जो है गार्जियन लोग भी सोचने लगा था मैं भी ये ताइक्वांडो खेल के मेडल भी मिल गया, इंडिया का नाम भी ऊंचा कर दिया, और हम भी हमारा बेटे भी आपको स्कूल में ये सभी में भेजूंगा, ये सब मतलब बातचीत करने लगा था। मेरा पास आके भी कहीं लोग, बहुत सारा लोग मेरा गांव से भी ताइक्वांडो खेलने शुरू कर दिया था उसी टाइम से। तो दोस्तों देखो कि जहां एक तरफ गांव वाले और रिश्तेदार उस समय पे कहते थे कि क्या ये लड़कों वाला गेम करने लगे हैं, कोई फ्यूचर नहीं है इसका, वही चानो जे की अचीवमेंट से इंस्पायर होके अपने अपने बच्चों को उसी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए ले जाने लगे जहां चानो प्रैक्टिस करती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आप एक सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज देने में कामयाब रहे, तो आप एक नेचुरल हीरो बन गए। तो आपने मैडम कभी भी कोचिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कभी मैं नेशनल रेफरी या कोच बनूं और ताइक्वांडो के मैं अपने करियर को आगे बढ़ा के रखूं? नहीं सर, क्योंकि मैं उसी तरफ में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मुझे प्लेयर बनना था और अच्छा मतलब ओलंपिक मेडल के लिए मैं टारगेट थी, इसलिए मैं कोच और भी जो भी है मैं उसी में बिल्कुल भी नहीं सोचा भी नहीं था और किया भी, कोशिश भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा टारगेट एक ही था, मैं ओलंपियन बना है, ओलंपियन तो है लेकिन मेडल लेना है करके वो इसी टारगेट में के लिए उसी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मैंने। एक ट्रू हार्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं कि कितने साफ गोई से सबक है। तो फेडरेशनों की जो राजनीति है उससे ताइक्वांडो खेल को क्या नुकसान हुआ, आप क्या सोचते हैं? नुकसान जो राजनीति तो गेम का नहीं है, हर जगह पे राजनीति है सर, जॉब में हो या कहीं भी हो, इसलिए जो फेडरेशन के राजनीति से नुकसान गेम में बहुत
प्लेयर लोग को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बार बार जो भी चेंज होता है फेडरेशन, और जो फैसिलिटी मिलना चाहिए इंडिया की तरफ से वो लोग का काम था प्लेयरों को करवाना, फैसिलिटी जो भी मिलता है उसी को वो लोग का काम था, उसी में नहीं रहते थे। कभी कभी जो वही लोग का जो कारण से प्लेयर को भी डाउन है, जो वो लोग का जो अच्छे प्लेयर होता है, जो करेक्ट प्लेयर होता है, जो नेशनल खेलने आता है तो पता चलता है उसमें कौन सा अच्छा प्लेयर खेलते हैं। वही लोग जो कोचेस है उसी में सेलेक्ट करके अच्छा प्लेयर निकाल सकती थी इंडिया के लिए, उसी में से ओलंपिक मेडल के लिए भी ट्राई करवा सकती थी। ऐसे कुछ नहीं है जो फॉरेन में जो लोग प्लेयर है वैसे हमारा से ज्यादा पाव हाथ तो है ही नहीं। तो हमारा इधर से ही स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही अच्छा प्लेयर चुन के, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा प्लेयर चुन के, जो जिससे हारा है उसी को ना सुन के, जो अच्छा जो जीता है उसी को सुन के ये बना सकता है, अच्छा प्लेयर बना सकते हैं। वैसे सुन के फेडरेशन वाला जो है, फेडरेशन लोग वैसे सुन के प्लेयर को अच्छे से उठाए तो बहुत आगे में बहुत अच्छे से काम हो सकते हैं। वही प्लेयर हम लोग के साथ में भी ये हुआ है। करप्शन बोलेगा क्या बोलेगा पता नहीं, करप्शन मान लो ऐसे ही, उसमें भी करप्शन में ही आता है ये जो लाइन है, जो उसी का थोड़ा पास वाला जो प्लेयर सेलेक्ट करके दूसरा जो अच्छा प्लेयर को ही बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट करके जो जाता है, वो फेडरेशन को थोड़ा सोचना चाहिए, इसको वैसे नहीं होना चाहिए प्लेयर के साथ। और जो भी अभी तो स्कूल कॉलेज से भी सारी ताइक्वांडो को स्कूल खोल चुका है, तो उसी में जो फैसिलिटी मिलना चाहिए और जो फेडरेशन उसी के बारे में भी सोचना चाहिए, तब प्लेयर अच्छा निकाल सकते हैं। आप शुरू से ही ताइक्वांडो से जुड़े रही हैं, आपको लगता है कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो पहचान अभी तक भी मिली नहीं है? इसके बारे में तो मैं जो चाहती थी वो तो मुझे मिला नहीं था। मैं तो ओलंपिक का मेडल चाहती थी सर, लेकिन वो मिला नहीं था। लेकिन सभी प्लेयर थी जो उसमें हमारे साथ में जो खेला है वो लोग का अभी हम लोग वो नहीं हुआ था, कनेक्शन नहीं हुआ था उन लोग से। तो वो लोग कहा गाय बहुत अच्छा सा प्लेयर था हमारे टाइम पे, जो एक हरियाणा का ज्योति नाम का लड़की थी, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर थी, वो भी जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और हमारे साथ में जो गुरप्राले भोसली ये सब अभी आजकल कहाँ है क्या है कोई पता नहीं था। तो आप लोग के थ्रू से वो लोग को भी बारे में पता होना जरूरी है सर। अभी जो आप लोग को जो ये सब हम लोग का इंटरव्यू करके जो कराए ऐसे करके आप लोग वो लोग को भी पता कीजिए, वो लोग कहाँ है क्या कर रहे हैं, ये ऐसे पता होने के तो और आगे बढ़ेगा। क्योंकि बाकी जो अभी का प्लेयर है उसी में भी सोच में आएगा हमारे भी ऐसे करने से तो हम लोग भी इतना तक पहुंच सकता है और बर्बाद नहीं होगा ये गेम खेलने से, ऐसे होने से। और ताइक्वांडो और अप हो जाएगा सर, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ। जयती पाठक और रूपाली बोरसे को भी हम जरूर सामने लेके आएंगे, जैसा चानू मैडम की इच्छा है। तो मैम आप अभी ताइक्वांडो के मैच देखते हो? हाँ जी, अभी भी क्यों नहीं देखेंगे सर, क्योंकि मेरा गेम है वो तो मैं देखना चाहती हूँ, वो देखती भी हूँ। और अब इस साल में कौन ले रहे हैं क्या ले रहे हैं वो तो मुझे ऐसे ही यूट्यूब की थ्रू से ऐसे ही करके ऑनलाइन करके देखती हूँ। तो आज जब ताइक्वांडो को देखते तो आपको अपने समय में और आज के समय की ताइक्वांडो में जो टेक्निकल डिफरेंस, वो टेक्निकल डिफरेंस कैसा लगता है, क्या फर्क नजर आता है आपको? आजकल जो प्लेयर है और अभी का जो हमारे टाइम का जो प्लेयर है उसमें टेक्निक्स तो इतना फर्क नहीं आता है। क्योंकि हमारे टाइम का जो प्लेयर का टाइम, हमारे टाइम से ही जो अभी का जो टेक्निक जो चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाला जो टेक्निक चलता है जो, वो हमारे टाइम से ही शुरू हो गया था। बस अभी का एक तो 2 मेडल ले सकते हैं, आजकल हमारे टाइम जो एक ही मेडल था। जो मैंने 2004 को मैंने पुमसे का जो पार्टिसिपेट की थी उसी टाइम से ओपनिंग हो गया था पुमसे का, वही डिफरेंस हो गया। आजकल पुमसे में भी मेडल ले सकते हैं और अपना इंडिविजुअल जो गेम है उसमें भी मेडल ले सकते हैं, वही टेक्निक्स तो डिफरेंस हो गया अभी। लेकिन बाकी तो इतना डिफरेंस, लेकिन डिसिप्लिन भी हमारे टाइम की कोर्स और स्टूडेंट का डिसिप्लिन बहुत मतलब क्लोज थी, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। वही आजकल का जो प्लेयर है उसी में थोड़ा डिसिप्लिन का मुझे कमियां दिखाई देते हैं।
तो आपका मानना है कि जो डिसिप्लिन है उसमें फर्क आया है? हाँ जी सर, अनुशासन में तो फर्क तो दिखाई पड़ रहा है। हमारे टाइम का जो अनुशासन है बहुत डिसिप्लिन से हम लोग खेलती थी, और आजकल का जो प्लेयर है उसमें थोड़ा डिसिप्लिन में कमजोर दिखाई दे रहा है मुझे, मेरी हिसाब से। क्योंकि कोच एंड प्लेयर का जो दोनों का रिलेशन है, माँ बाप का जैसे रिलेशन होता है उसमें, हमारा घर का माँ बाप भी वही है, और इधर गेम में तो हमारे कोच ही हमारा माँ बाप है। ये सब डिसिप्लिन मेंटेन करके जाए तो प्लेयर में बहुत आगे बढ़ेगा। बाकी वही है मैम सर, ये बाकी तो इतना वो नहीं है। यदि आपको एक मौका दिया जाए कि आप हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को इंटरनेशनल लेवल जैसा बनाना है, आपने मेडल लेके आने हैं, खिलाड़ियों को अपडेट करना है, तो आप क्या उपाय करेंगे? मुझे अभी आप लोग के थ्रू से ही यही मौका, तो मतलब आप लोग ने मुझे इंटरव्यू करके जो बता रहे, यही मौका है मेरा सबको मैसेज, इंडिया को, ऑल इंडिया को मैसेज देने के लिए। क्योंकि हमारे टाइम पर जो फैसिलिटी है वो उतना अभी का टाइम में आप लोग का पास में वो नहीं है। अभी तो सब कुछ मतलब मिल रहे, तो प्लेयर को मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोग बहुत मेहनत करेगा तो जो हमारा पुराना सपना जो हमने ओलंपिक मेडल में चाहती थी वो में नहीं मिल पाया है। तो आप लोग बहुत मेहनत करके जो मेरा सपना है वो मैसेज देना चाहते हो, आप लोग मेहनत करके, और आप लोग मेरा जो सपना है जो ओलंपिक मेडल लेना है वो मुझे देखना चाहती हूँ। और ऑल इंडिया का गार्जियन में भी ये मैसेज करना चाहती हूँ, जो लेडीज आप लोग को बेटियाँ है जो आप लोग खेलने के लिए भेजे, इसको बचपन से ही देखने से ही पता चलता है आपको क्या चाहती है बेटी, पढ़ाई में ठीक है या खेलने में ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग भेज दिए लड़की लोग को। ऐसे कुछ भी नहीं है जो लड़की नहीं कर सकते, बेटियां नहीं कर सकते, बेटियां घर का काम करेंगी और स्कूल जाएंगे, ऐसे नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। आजकल तो और फैसिलिटी है इंडिया में, जो स्पोर्ट्स कोटा में डायरेक्ट सर्विस कर सकते हैं। मैं खुद अभी स्पोर्ट्स कोटा में ही सरकार ने बुला के मुझे खुद CRP में ज्वाइन किया था, तो वैसे ही आपके विद्या लोग भी ऐसे भेज के ऐसे मेडल ऐसे ले गए, तो स्पोर्ट्स कोटा में ही सिलेक्ट करके सरकारी जॉब मिलता है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। और ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, दुनिया में मेरा नाम कमाना है तो ये गेम में नहीं तो पढ़ाई में, नहीं तो गेम में भी नाम आराम से कमा सकते। कितना अभी इंडिया में कितना फेमस है, वर्ल्ड में ही फेमस है गेम का, लड़की मेरी कॉम हो गया ये, और सानिया नेहवाल, ये सभी PV सिंधु, ये सब लड़कियां ही है। इसलिए गार्जियन को यही लास्ट में मैसेज देना चाहती हूँ, आपका बेटिया भी हर गेम पे जो भी कौन सा गेम पसंद है उसके हिसाब से खेलने के लिए भेजवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो टाइम तो खत्म हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब जैसा चानू मैडम ने बताया कि स्पोर्ट्स के थ्रू भी अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है। मैरी कॉम, साइना नेहवाल, और मैं तो कहूँगा कि हिजाम थोई बीनो चानू ताइक्वांडो, ये भी वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ मणिपुर बल्कि हिंदुस्तान का नाम भी विश्व पटल पर चमकाया। तो मुझे उम्मीद है कि जो पेरेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो भी अपनी बच्चियों को ताइक्वांडो के साथ जोड़ेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ताइक्वांडो सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं है, एक बहुत डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ है, जहां आप स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल फिटनेस और सेल्फ डिफेंस, यानी कि बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अपना प्रोटेक्शन हर मैनर में कर सकता है। आप जैसे अभी भी ताइक्वांडो को देख रही हैं, खिलाड़ियों के साथ भी आपका संपर्क रहता ही है, तो आज के खिलाड़ियों में आप कौन सी वो कमियां देखते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हैं? आज के खिलाड़ियों में मैं खास करके ये बताना चाहती हूँ, पहला तो एक डिसिप्लिन थोड़ा सा कमियां दिखाई देते हैं, और जो मेहनत जो हम लोग
टाइम पे तो किड को जो भी फैसिलिटी नहीं होने से हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ता था। वो आजकल के तो फैसिलिटी तो है ही, तो मेहनत मुझे कम दिखाई देता है आजकल के खिलाड़ी में। आपने एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग में भारत को रिप्रेजेंट किया। आपको क्या लगता है कि भारत को उस लेवल पे लाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे? अभी ओलंपिक जो मैंने किया, लेकिन मुझे मेडल तो नहीं मिल पाया था। पार्टिसिपेट करने से मेडल तो नहीं मिल पाया। उस तक लाने के लिए जो ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी अच्छा प्लेयर है जो उसी को चुनना चाहिए। पहले टारगेट तो उसी को चुनना चाहिए। जो नेशनल आता है, नेशनल गेम्स आता है, उसी में जो अच्छा प्लेयर आता है वो उसको चुनना चाहिए। और सिलेक्शन करने टाइम पे भाईबंदी ना करके अच्छे से सिलेक्शन करना चाहिए, पहला टारगेट तो। क्योंकि ताइक्वांडो ये चीज है, क्योंकि कोई गरीब ज्यादा खेलते हैं उसमें, गरीब बच्चे ज्यादा खेलते हैं। हम खुद गरीब, बहुत गरीब थे हम भी, इसलिए गरीब बच्चे ज्यादा खेलता है। तो कभी कोई पैसे नहीं होने से नेशनल भी नहीं आ पाता है, ऐसे भी होता है। तो उसी को सब कुछ आप लोग पता करके और अच्छे प्लेयर चुनेंगे तो ओलंपिक मेडल तो क्या, बहुत मतलब मेडल ले सकते हैं। इंडिया का जो भी प्लेयर है इतना वो कमजोर नहीं है। जो आप लोग को सिलेक्शन और ये अच्छा प्लेयर चुनना वही इम्पोर्टेंट है उसमें, ओलंपिक मेडल के लिए। यही मैसेज देना चाहते हूँ फेडरेशन में भी मैं। ये सभी इंडिया जो ताइक्वांडो जो है सभी इंडिया का, उसी में यही मैसेज देना चाहता हूँ स्टार्टिंग से ही। ओनली फेडरेशन थोड़ी ना, वो जो कोच जो है, कोच के ये भी कोच में भी इसका फर्क पड़ता है। कोच भी तो सुनना चाहिए जो अच्छा प्लेयर है। आपका जो क्लोज है, ये है जो अच्छा खेलता नहीं तो क्लोज से करके अच्छे नहीं चुना चाहिए। ओलंपिक मेडल आपको लाना है तो इंडिया के लिए, तो कोच से ही ये स्टार्टिंग होना चाहिए। कोच से स्टेट लाएंगे, स्टेट से नेशनल आएंगे, नेशनल से वो कोचिंग करके वही तो जाएंगे खेलने के लिए। तो अच्छा शुरू से ही करके भाईबंदी ना करके वही होना चाहिए। और जो भी फैसिलिटी है हर गांव में, सिटी में जो भी मिलना चाहिए वो सभी मिलेगा तो बहुत अच्छा प्लेयर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि कोच और खिलाड़ी के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। वाकई में कोच ऐसा होना चाहिए जो खिलाड़ी की मनोदशा, उसकी तकनीक को अच्छी तरीके से समझता हो। वो बाउंडिंग होनी बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर फेडरेशन के लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो वो जरूर आपके सजेशन के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा। आप खिलाड़ियों को और विशेष रूप से हमारी महिला खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे खास करके अपना जो महिला खिलाड़ी को ये मैसेज देना चाहती हूँ। जब मैं खुद महिला हूँ तो मैं स्टार्टिंग में खेल शुरू किया तो बहुत प्रॉब्लम आई, घर से भी प्रॉब्लम, गांव से भी प्रॉब्लम, राष्ट्र में प्रॉब्लम, ये सभी मैं सोच के मेरा एक टारगेट थी, मैं इतना बनना है करके मैं ऐसे करके शुरू किया था। तो आप लोग भी जो अभी का जो महिला खिलाड़ी है उसी में मैं मैसेज देना चाहती हूँ। आप लोग भी वैसे जो मैंने किया वैसे करके टारगेट किया था, जो भी घर से प्रॉब्लम होने से भी या रास्ते में प्रॉब्लम होने से सब बाहर में जाए। फिर ऐसे ही आके आपके जो टारगेट है उसी में सीधा जाओ, वो सीधा क्यों नहीं मिलेगा। हमारा हाथ पाँव सब है, ठीक ठाक है, सब कुछ जो भी सोचते हैं वो मिल सकते हैं टारगेट जो है। और मैं लास्ट में जो भी हमारा महिला खिलाड़ियों के जो पेरेंट्स है उसको भी मैं बताना चाहती हूँ, आपका महिला किसी से कम नहीं है, दुनिया से कोई कम नहीं है, ना आपका बेटा से कम नहीं है। जेंट्स और बॉयज आजकल के उसमें सेम बराबरी वो है। इसलिए कोई आपके बेटियों को ऐसे घर में मत रखिए, जो उसमें जो टारगेट है उसी में आप लोगों को भी शेयर अप करके उसको आगे बढ़वाइए। जो उसका जो मंजिल है वो जरूर पहुंचेगा। यही मैं मैसेज देके सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। आपने इतने शानदार शब्दों के साथ अपनी बात को रखा है कि और मैं भी सभी पेरेंट्स को ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज की डेट में लड़कियों और लड़कों के बीच में कोई फर्क नहीं है। आज भी हमारे देश की बहुत सारी ताइक्वांडो एथलीट ऐसी हैं जो अब एज ए ऑफिशियल, एज ए रेफरी इंटरनेशनल लेवल पे
हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी अपनी एक पहचान है। दोस्तों, आज चानू मैडम से बात करने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर हो गई। किसी कवि ने, मुझे नहीं पता कि किसने लिखी है कवि की पंक्तियां, लेकिन वाकई में मुझे लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्हीं के कदमों में सारा जहां होता है, उन्हीं के कदमों में सारा जहां होता है, जिनका आशियाना बीच आसमान में होता है। फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी एक ताइक्वांडो के लीजेंड को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए A2P TKT न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।